कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 बाल विकास प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। समस्त न्यू सिलेबस का निचोड़ रहेगा। समस्त सिलेबस यहाँ पे टॉप 30 प्रश्न करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न रहेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। न्यू सिलेबस के अनुसार 30 प्रश्न बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और सभी प्यारे मित्रों को सभी को कमेंट करना जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना कि आप लोगों ने इस प्रैक्टिस पेपर में 30 में से कितने स्कोर प्राप्त किए। तो एग्जाम के पहले तैयारी अवश्य चेक कीजिए, तैयारी कीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में पियाजे जी के सिद्धांतों को लागू करना चाहती है। उसे किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए संरक्षण की अवधारणा को समझाने हेतु मूल सामग्री का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक, 0 से 2 वर्ष या 7 से 11 वर्ष। सभी लोग बताइए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में पियाजे जी के सिद्धांतों को लागू करना चाहती है। मतलब जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षिका को वह किस आयु के बच्चों के संरक्षण की अवधारणा को समझाने हेतु मूल सामग्री का अधिकतम प्रयोग है। मूल सामग्री मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कि बच्चों के लिए संरक्षण की अवधारणा को समझाने हेतु मूल सामग्री का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और यह होता है 7 से लेकर 11 वर्ष, जो कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष में मूल सामग्री में संरक्षण की समझ होती है। मूल सामग्री का महत्व होता है जैसे मिट्टी, तरल पदार्थ, ब्लॉक के वस्तुओं को समझना। पूर्व संचालन अवस्था में 7 वर्ष से छोटे वर्ष जो होते हैं इस संरक्षण के कैटेगरी पर नहीं आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना है और इस प्रैक्टिस पेपर को बेहतरीन सॉल्व करना है और कमेंट करके हमें इसे A to Z राइट आंसर बताना है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की मुख्य विशेषता क्या है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों प्रत्येक ब्रदर सिस्टर कमेंट आना चाहिए जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। कोहलबर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की मुख्य विशेषता क्या होती है। दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना। तो दंड से बचने के लिए नियमों का पालन केवल सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत नहीं होगी, क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास किस में आता है, स्टेज 6वें में आता है। यह उत्तर परंपरागत के स्तर के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होगा, नैतिक स्तर का सर्वोच्च चरण माना जाएगा। तो किस में आएगा, सामाजिक अनुबंधन नहीं आएगा, दूसरों को नज़र में अच्छा दिखना ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, स्वतः चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा विवेक का पालन। जी हाँ, क्योंकि नैतिक तर्क का सर्वोच्च चरण यही माना जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में क्या, स्वतः या स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा विवेक का पालन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे है। सारे लेवल के प्रश्न हमने किया है ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें। और इसमें बता देता हूँ, लॉरेंस कोहलबर्ग की अगर बात करते हैं, नैतिकता की बात की जाती है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आता है। बच्चों में नैतिक क्षमता के इन्होंने स्तर पूछा जाए कितने स्तर दिए हैं, इन्होंने 3 स्तर दिए हैं। और अगर चरण पूछा जाता है कितने चरण दिए हैं, तो 6 चरण दिए हैं। मुख्य स्तरों में कौन कौन से 3 में आ जाते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर 4 से लेकर 10 वर्ष जिसे हम सजा या आज्ञा पालन कहते हैं। पारंपरिक स्तर सामाजिक नियम और नैतिकता 10 से 13 वर्ष। उत्तर पारंपरिक स्तर व्यक्तिगत सिद्धांत और विवेक जो होता है इसमें आ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि टीटी एग्जाम को यहाँ पे 101% फतेह करना है। साथियों अगला प्रश्न है, यह वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूल संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन शुरुआत की बात करेंगे, प्रारंभ की बात करेंगे तो हो जाएगा चिंतन प्रारंभ करना मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था माना जाएगा। यह जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। बच्चों में ठोस अर्थात मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में तर्क संगत रूप से सोचने लगता है। वर्गीकरण संरक्षण की पलटावी गुण इसी में भी आता है।
ये बच्चा समझ पाते हैं कोई प्रक्रिया उल्टी भी की जा सकती है। तो पलटावी गुण किस में आता है? मूल सक्रियात्मक अवस्था में। अगर एग्जाम में आए तो आपसे बनना चाहिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, सुधरी करके या परिपक्वता से। सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है, जो टॉपर नोट्स है आपकी 15% से लेके 20% की तैयारी और मजबूत कर देगी। और टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। ये टॉपर नोट्स प्रीवियस ईयर में जो 10 से 15 टीचर सिलेक्शन पा चुके हैं उनके मार्गदर्शन पे बनाई गई है कि किस टॉपिक को कवर करें, ज़्यादा करना चाहिए। वो सारे टॉपिक जो है आपके नोट्स पर क्लियर किया गया है। तो प्रश्न हमारा है, एक बच्चा कहता है मैंने आज खाना खाया के स्थान पर मैंने आज खाना खा लिया है। यह सुधार भाषा के किस विकास को दर्शाता है? और इस प्रकार से एमपी टेट 2022 में भी प्रश्न आया है, 2024 में भी टीटी एग्जाम में आया है और 2000 आगामी एग्जाम में भी आने वाला है। एक बच्चा कहता है मैंने आज खाना खाया, ये कहना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर मैंने आज खाना खा लिया यह बोलता है। तो यह सुधार भाषा किस प्रकार दर्शा रही है? वाक्य विन्यास को दर्शा रही है। क्या होगा? वाक्य विन्यास। और इस प्रकार से एक प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको आता है, क्योंकि वाक्यों की संरचना और व्याकरण संबंधी नियमों के सही प्रयोग को दर्शाना ही वाक्य विन्यास कहलाता है। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? अक्सर पूछा जाता है शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। किसकी? बच्चे जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, बालक बालिकाएं सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, उनके महत्व देना। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक की क्रिएटिविटी, क्रियात्मक को महत्व देना। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार एक दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होगी? एक दार्शनिक में अंतर्व्यक्तित्व, स्थानिक, अंतःव्यक्तित्व या प्रकृतिवादी। मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा। आप जानते हैं ज्ञानी सर व्याख्याता है, जब भी गार्डनर के बहुबुद्धि की बात की जाए, इनके दार्शनिक की पूछा जाए, बुद्धि की प्रधानता पूछी जाए, तो आपको अंतःव्यक्तित्व करना है, क्योंकि एक दार्शनिक मुख्य रूप से क्या होता है? अंतः व्यक्तिगत बुद्धि की प्रधानता होती, क्योंकि इसमें आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण होता है, दार्शनिक चिंतन होता है, इसलिए अंतः व्यक्तित्व होता है। और अंतः व्यक्तित्व मतलब होता है स्वयं की भावना, अस्तित्व के रहस्य और आंतरिक विचारों की समझ दार्शनिक में क्या होती है? दार्शनिकों में अधिक होती है। आइए साथियों अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता, जो सीसी है, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। सीसी में बोर्ड परीक्षाओं को अनावश्यकता पर बल देता है, सीखने की किस प्रकार अलोकित और सुधार किया जाए इस पर बल देता है, शिक्षा के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर बल देता है, या केवल शैक्षिक गतिविधियों पर। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, समझिएगा कि अनावश्यक निगेटिव हो गया, सामंजस्य बनाना, शिक्षण के परीक्षा में सामंजस्य बनाना, केवल ये दोनों निगेटिव। तो बचता हमारा क्या है कि सीखने के किस प्रकार अवलोकित और सुधार किया जाए इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित और सुधारा जाए इस पर जो है सीसी पर बल दिया जाता है। आइए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान को खाली स्थान के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा से प्रश्न आता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें जो है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा ये मानती है कि बच्चे जो व्यवस्था है उसको बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखते हैं प्यारा सा अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो अक्सर पूछा जाता है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित अर्थात जुड़े हुए हैं, या संबंधित नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? सन्निहित अर्थात जुड़े हुए होते हैं, अत्यधिक गहराई से और परस्पर निर्भर होते हैं एक दूसरे। संज्ञान मतलब सोचना, समझना, याद रखना, भावनाओं को आकार देता है। और संवेग क्या करता है? डर, खुशी, गुस्सा हमारे सोचने, निर्णय लेने, स्मृति को प्रभावित करता है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक उदार हो, गलत। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, गलत। त्रुटियों से बचने के लिए बच्चों को सजा, गलत। तो देखिए, बच्चों की त्रुटियां बालक के लिए महत्वहीन है। यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षक के लिए महत्वहीन है, नहीं, शिक्षक के लिए महत्वहीन नहीं, महत्व होना चाहिए। क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तभी शिक्षक समझ पाएंगे कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, क्या नहीं सीख पाए हैं, तभी तो बच्चे जान पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें समझना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। कुक, फ्रॉबेल, मंडसरी, डाल्टन। ये चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, एक नंबर के इनसे आ ही जाता है। जब भी किंडरगार्टन शिक्षण विधि की बात की जाए, इनके प्रतिपादक की बात की जाए, एक नाम आता है जर्मन शिक्षा शास्त्री, कौन है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल की बात की जाती है। इन्होंने साथियों 1837 में जर्मनी ने पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था। प्रश्न आया कि जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल किसने खोला। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रॉबेल। कब खोला, 1837 में। और किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, बच्चों का उद्यान। फ्रॉबेल बच्चों को पौधे और शिक्षकों को माली मानते थे। यह विधि खेल, गीत, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से छोटे बच्चों के समग्र विकास पर जोर देती है। ए टू जेड निचोड़ भी हमें जानना है, समझते चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि कौन सी कहलाती है। प्रोजेक्ट टेक्निक की बात करते हैं, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी या निरीक्षण। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि आता ही आता है, घूम फिरा के किसी प्रकार से पूछा जाए, आंसर वही होता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यह सबसे प्रमुख विधियों में से एक कहलाती है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और भी प्यारा सा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का, या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो मेरे प्यारे मित्र, तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार हमारा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम मतलब क्या है, गर्भधारण से होकर मृत्यु तक। आइए साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न, सीखने के नियम किसने दिए हैं। तो कुल मिला के यह है कि थॉर्नडाइक से एक प्रश्न आएगा। थॉर्नडाइक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीखने का नियम अगर पूछा जाए तो थॉर्नडाइक नाम आएगा। इन्होंने 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक में सीखने के। पहला होता है तत्परता, क्या हो जाएगा, तत्परता का नियम। दूसरा हो जाएगा अभ्यास का नियम, और तीसरा हो जाएगा प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम कितने दिए हैं पूछे जाए तो थॉर्नडाइक के गौड़ नियम 5 दिए हैं। गौड़ नियम है, इनसे डिटेल से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक के मुख्य और गौड़ नियम अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, इनसे एक प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो जब भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, बीएफ स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, बीएफ स्किनर। यह सिद्धांत मानता है कि प्राणी अपने व्यवहार के परिणामों अर्थात पुरस्कार या दंड के आधार पर सीखता है। इसमें क्रिया पहले होती है और उद्दीपन बाद में होता है, इसलिए इसे आरएस थ्योरी भी कहते हैं। और स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझना है तो सारी क्लासेज आप देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रिपरेशन को मजबूत कर लीजिएगा। आइए साथियों देखते हैं आपका अगला प्रश्न, बुद्धिलब्ध आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है। सही सूत्र ये कि मानसिक आयु पहले होगा, बटे में वास्तविक आयु होगा, यानी कि MA/CA मल्टीप्लिकेशन 100, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और आईक्यू से एक प्रश्न आता ही, सभी लोगों को पता ही होगा, एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है, किसी प्रकार से है, चाहे सरल है चाहे कठिन है, किस लेवल का है, लेकिन आएगा जरूर। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण क्या है। जो सृजनात्मकता होती है, जो कोई इंसान, जो बच्चे क्रिएटिव करते हैं, क्रिएटिव प्रवृत्ति के होते हैं,
तो क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण इसमें हम कैसे जानेंगे कि बच्चा क्रिएटिविटी है, बच्चा सृजनात्मकता रूप में। तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण होता है मौलिकता, और मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। अर्थात मौलिकता नवीनता किस में आती है? अपसारी चिंतन में आती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह कुछ नया रचने, समस्या का अनूठा समाधान खोजने और पुरानी चीज़ों को नए जरिए में देखने की क्षमता बोलते हैं। अपसारी चिंतन जिसमें नवीनता हो, सृजनात्मकता हो, मौलिकता हो, ये आपके एग्जाम में ध्यान देना है। आइए साथियों देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे, जो एनसीएफ 2005 में गलतियां की गई वो महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि छात्र को डांटने के लिए रास्ता प्रदान करती हैं, बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं, कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार बनती हैं या अध्यापक को राहत देती हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां महत्वपूर्ण क्यों? गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे के विचार के क्या करती है? अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती, प्रदान करती और समाधान खोजने में मदद करती है। ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है और अध्यापक को यह समझने में मदद भी करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ना कि उन्हें कमज़ोर या असफल के रूप में वर्गीकृत करती है। कमज़ोर या असफल के रूप में वर्गीकृत नहीं कर रही, क्या करती है? बच्चे को कैसे सीखते हैं इसमें मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक 2 फैक्टर सिद्धांत किसने दिया? अर्थात ये जान लीजिए, बुद्धि के द्विकारक से प्रश्न आएगा या चार्ल्स स्पीयरमैन से प्रश्न आएगा। तो बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत 2 फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। सन पूछा जाए कब दिया गया था? बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने कब दिया? 1904 में दिया। उन्होंने कारक विश्लेषण का उपयोग किया, फैक्टर जो एनालिसिस होता है। जी कारक, एस कारक किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। जी मतलब होता है जनरल फैक्टर, एस मतलब होता है स्पेशल फैक्टर, यानी विशिष्ट कारक। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक में क्या होता है? सभी मानसिक गतिविधियों से समान रूप से पाया जाता है और जन्मजात होता है। और कारक जो विशिष्ट कारक होता है, जो एस फैक्टर होता है, ये विशिष्ट कारक जैसे संगीत, यांत्रिक के लिए, गीत के लिए इसे सीखा जा सकता है। तो एस जो स्पेशल होता है इसको सीखा जाता है, और जनरल जो होता है वह जन्मजात होता है। आइए देखते हैं। इनमें से उत्तर बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है? 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18 या इनमें से कोई? देखिए 6 से 12 केवल क्या होती है? ये बाल्यावस्था की अवधि होती है, ना कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 9 से 12 होती है और 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था की होती है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। अगर बाल्यावस्था पूछा जाए तो ये होगा, और पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष होता है और 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था होती है। 9 से 12 नहीं दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं आपके अगला प्रश्न। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल, वाटसन। जब भी आनुवंशिकता की बात की जाती है, इनके जनक की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ दोस्त, मटर के पौधे का प्रयोग करके 19वीं सदी में इन्होंने वंशागति के मूलभूत सिद्धांतों को खोज की है, जो आधुनिक आनुवंशिकी का आधार बने। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था, जिसे पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम भी शामिल होता है, प्रभाविता का नियम भी होता है। तो सारी चीज़ें डाटा बिल्कुल इंक्लूड करना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सोशल लर्निंग थ्योरी। जब भी सोशल लर्निंग थ्योरी की बात की जाए, सामाजिक अधिगम की बात की जाती है, अल्बर्ट बंडूरा का नाम होता है। जी हाँ दोस्तों, 1977 में प्रतिपादित यह सिद्धांत कि लोग दूसरों के व्यवहार का अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं, ना कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव से। ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत अनुभव कराया, बताया, समझाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है कि सभी छात्र, यहीं से हमारा उत्तर क्लियर होगा। समान शैक्षिक अवसर, किसी भी जात के हों समान शिक्षा प्राप्त करें। जात शब्द निगेटिव है पेडागोजी में। अपनी क्षमता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा भी जुड़ा हुआ है। एक ही विषय पढ़ें गलत, सरकारी विद्यालय में ही पढ़ें गलत। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अर्थ यही है कि अपनी क्षमता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे में कितना, और इससे रिलेटेड तो प्रश्न आएगा क्योंकि शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, तो न्यूनतम 45 कार्य घंटे जो है निर्धारित है। और अगला प्रश्न और आप लोगों की स्क्रीन पर और भी बेहतरीन लाजवाब आ चुका है, और प्रश्न कह रहा है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का एक ही काल होता है, वह हो किशोरावस्था, जो आपके 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है, और किशोरावस्था के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप सभी लोगों को और स्टेनले हॉल ने ही कहा है कि विकास अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसने कहा है, अगर ये पूछा जाए तो स्टेनले हॉल ने कहा। ये परिभाषा एक ये स्टेटमेंट भी है। आइए देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं होती है उसमें व्यक्तिगत रूप से क्यों ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुशासित करने के लिए जरूरी है, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे ही बताया गया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण होता है, सभी लोग बताइए। महत्वपूर्ण इसलिए होता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से भी सीखते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस पेपर का आपका अगला प्रश्न। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तैयार नहीं करना निगेटिव, कभी कभी निगेटिव, हतोत्साही निगेटिव, बचता क्या होना, सी ऑप्शन की सक्रियता। सक्रिय शब्द हमेशा पॉजिटिव को दर्शाती है, सक्रियता हमेशा पॉजिटिव को दर्शाती है। तो शब्दों को पकड़ के चलिए, एग्जाम में अपने आप नंबर बढ़ेंगे और टीटी एग्जाम आप आराम से फतेह कर पाएंगे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और ये 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, किसकी होती है, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, प्रक्रिया की, या उपरोक्त सभी की होती है। तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया किसकी होती है, इसमें निदान की भी होगी, प्रत्यक्षीकरण की भी होगी, और प्रतिक्रिया की भी, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाए। तो किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो, सभी लोग कमेंट करना है। इस प्रैक्टिस पेपर में आपके 30 में से कितने स्कोर सही हुए, सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट लेवल और भी मॉडरेट क्वेश्चन लाएंगे, और भी कठिन प्रश्न आने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं। तो प्रिपरेशन को मजबूत करना है, एग्जाम के पहले तैयारी A to Z करना है। तो सारे प्रैक्टिस पेपर को कमेंट करिए, पढ़िए, समझिए, और साथ ही साथ नोट्स अगर पॉसिबल हो तो नोट्स भी प्राप्त करके एग्जाम की तैयारी को 101% तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका सपना साकार हो सके, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके। ये वही समय है आपको जवाब देने का, तो जवाब मुंह से नहीं, अपनी सफलता से दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।